This program is brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, कहते हैं कि बुढ़ापा बज़ाते ख़ुद एक बीमारी है और काफ़ी हद तक इस बात में सदाकत भी है कि अगर आप देखें अपने गिरदो नवा में, अपनी फ़ैमिली में, तो जो बूढ़े लोग हैं वो किसी न किसी मर्ज़ का शिकार ज़रूर होते हैं, या शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होती है, या जोड़ों की बीमारी होती है। तो आज हमारा जो मौज़ूअ गुफ्तगू है वो बढ़ती उम्र के साथ जो जोड़ों में सोजिश होती है और जोड़ जो है घिसना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके तरीक़ा इलाज, इसकी वजूहात, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको करके आप ये चेंजेस को थोड़ा डिले कर सकते हैं, और किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल से आप इसके ऊपर काबू पा सकते हैं और इसका इलाज भी मौसर तरीके से करवा सकते हैं। जिन एक्सपर्ट को हमने स्टूडियो में दावत दी है वो ट्विन सिटीज़ के मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद साहब, जो कि साबका डीन और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी एंड ट्रॉमा के। और उसके साथ साथ सर को ये एजाज़ भी हासिल है कि सर डीन रहे हैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और उसके अलावा रिटायरमेंट के बाद एजाज़ी तौर पर मुझे बड़ी खुशी हो रही है तारुफ़ करवाते हुए कि सर एजाज़ी तौर पर भी इस वक्त डीन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा जो वाइस चांसलर हैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के, उनके एडवाइज़र भी हैं, डायरेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड चेयरमैन रैंकिंग है। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि और आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस प्रोग्राम में। जो मैं देख रहा था कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बहुत अरसे से हमारे जितने भी नाज़रीन हैं उनको बहुत ही मुफीद मालूमात फ़राहम कर रहे हैं सेहत के हवाले से। और जैसा कि आपने तारुफ़ में कराया, आपने बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं आजकल जो रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसको ऑनरी तौर पे जो हमारे रिसर्च है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी चीज़ें जो हम इसमें इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसको भी लुक आफ्टर कर रहा हूँ। बाकी हमारे माशाल्लाह डिपार्टमेंट्स तीनों जो हैं वो उसके डिफरेंट हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स हैं जो उसको लुक आफ्टर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं आपने कहा जी हमारे जो हैं बुज़ुर्ग जो हैं वो आपने जल्दी सारों को बुज़ुर्ग बना दिया। हमारी कोशिश ये रही है ऑर्थोपेडिक्स में और मेडिकल साइंसेज में जितनी भी है कि विद पैसेज ऑफ टाइम हम कोशिश करें कि जो हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको मोबिलाइज रखा जाए और उनको बूढ़ा ना होने दिया जाए। क्योंकि वो हमारा एक बड़ा ही कीमती सरमाया होते हैं और असासा होते हैं हमारे, कि अगर वो हमारे हों तो हम उनसे बहुत सारी मुफीद जो है मालूमात और उनकी रहनुमाई हासिल करते हैं। तो ऑर्थोपेडिक्स का ये फ़ायदा है कि विद पैसेज ऑफ टाइम इतनी डेवलप हो गई है कि हम किसी भी बीमारी का जो ऑर्थोपेडिक्स में होती है उसका बहुत अच्छे तरीके से, और स्पेशली इन पाकिस्तान, सारे इलाज वही कर रहे हैं जो दुनिया में किसी भी अच्छे डेवलप्ड कंट्री में होते हैं। हमारे यहाँ किसी भी इलाज में कोई किसी किस्म की कमी नहीं होती। बस ये होता है कि आपने कैसे सही तरह से एक सही जगह पे पहुंचना है और अपना इलाज किस तरह मुमकिन कराना है। क्योंकि हमारे ऑर्थोपेडिक्स में बदकिस्मती से जो बोन सेटर्स या जिसे क्वैक्स कहते हैं उनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहा है। हमारी गवर्नमेंट्स ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया और उनका काफ़ी हद तक उन्होंने इसको रोका है, और उम्मीद है कि इन फ्यूचर भी वो इस पर काफ़ी सारा चीज़ें देखती रहेंगी, क्योंकि इससे हमारे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो आपने जैसा कि फरमाया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है हमारा एक बहुत कॉमन है प्रॉब्लम और सारों में ना, और ये ज़रूरी नहीं कि बुढ़ापे में जाके हो। हमने देखा है कि अगर किसी का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, उसका वेट बहुत अच्छा है और उन्होंने बाकी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको उन्होंने सही तरह से एड्रेस किया है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत फिर रेयर हो जाती है उन लोगों में। यानी कि ज़रूरी नहीं कि आप बूढ़े हो रहे हैं तो ज़रूरी ही ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये पहले भी हो सकता है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है उसकी बेशुमार किस्में होती हैं। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हमारे मुल्क में काफ़ी है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, फिर गाउटी आर्थराइटिस है, फिर कुछ आर्थराइटिस ऐसे होते हैं कि किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया नी का, हिप का, तो उसके बाद जो उसमें अगर उसको सही तरह से एड्रेस ना किया जाए और अगर उसके जो आर्टिकुलर सरफेस है उसको सही तरह से दोबारा से ना किया उसको एड्रेस ना किया जाए, तो कई दफ़ा उसे हम कहते हैं ट्राउमेटिक आर्थराइटिस, कि वो इरेगुलर सरफेस हो जाती है उसकी जो आर्टिकुलर सरफेस होती है, तो उसके साथ ही फिर ये प्रॉब्लम्स जल्दी शुरू हो जाती हैं।
और साथ में ये देखा गया है कि अगर किसी का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है और ओबेसिटी जो है दैट इज़ द मेजर इशू इन आर्थराइटिस, और अगर उसमें पेशेंट ओबीज हो, उसका वेट ज़्यादा हो, तो ये चेंजेस अर्ली आ जाती हैं। अच्छा सर, इसका कोई इदादोशुमार है हमारे पास कि इस वक्त हमारे मुल्क में अर्थराइटिस के जो कितने मरीज इस वक्त ऑलमोस्ट हमारे जो मुल्क में होंगे? ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके 8.5 मिलियन पेशेंट, 85 लाख सर? जी 85 लाख पेशेंट्स इसमें हमारे और रिकॉर्ड सर ये तो वो हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर हैं। जी हाँ, बाकी जो है अभी उसमें अगर डाटा देखा जाए तो वो इतना हमारा अच्छा स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं होता, और कई लोगों को मालूम भी नहीं होता और वो डॉक्टर के पास जाते भी नहीं है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। जी हाँ बिल्कुल होता है। जैसे हमारे रूरल एरियाज़ में लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा उसमें कई दफ़ा मिस यूज़ हो जाता है घुटने, और काफ़ी लेट प्रेजेंटेशन होती है हमारे पास, और लेट प्रेजेंटेशन के बाद फिर जब देखते हैं हम तो उसमें स्वाई सर्जरी के या उसमें आर्थोप्लास्टी के फिर कोई और चारा नहीं होता, लेकिन दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर प्रॉपरली उसको टेकअप किया जाए तो। अच्छा सर, अब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसका मैकेनिज्म क्या होता है, होता किस तरह है कि मतलब क्यों आहिस्ता आहिस्ता उम्र बढ़ती है तो हमारे जो जोड़ हैं उनमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं? विद पैसेज ऑफ टाइम देखें, जैसा कि जो हमारी आर्टिकुलर सरफेस होती है ना जी, वो विद पैसेज ऑफ टाइम ये डीजनरेट होती है, और अगर उसको सही तरह से लुक आफ्टर ना किया जाए, जैसे बोन्स होती हैं हमारी, अगर उनको प्रॉपरली लुक आफ्टर ना किया जाए, कैल्शियम है, विटामिन डी है, एक्सरसाइज है, वेट है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो इन सारी चीज़ों को ना देखा जाए तो जो आर्टिकुलर सरफेस होती है वो डीजनरेट होना शुरू कर देती है, और जो जॉइंट के अंदर जो स्पेस होती है, अल्फाज में सर घिसना शुरू हो जाएगी, घिसना शुरू हो जाती है, और जो जॉइंट के अंदर जो स्पेस होती है ना हमारे, जो आर्टिकुलर सरफेस जिसे हम कहते हैं, वो कम होना शुरू हो जाती है। और स्पेशली अगर नी जॉइंट में देखा जाए तो अंदरली साइड पे आपने देखा होगा कि इन साइड द जॉइंट वो जो घुटने वो टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, तो मीडियल कंपार्टमेंट जो है उसमें सबसे पहले वो इन्वॉल्व होता है। तो उसमें यहाँ पे हमने एक मॉडल भी रखा हुआ है नाज़रीन जी सर, प्लीज़ हमारे नाज़रीन को ज़रूर दिखाइए, नाज़रीन के लिए एक हमने मॉडल ताकि रखा हुआ इनको है समझने में आसानी हो सर। ये इसमें जो आर्टिकुलर सरफेस होती है, दिस इज़ द हमारा आर्टिकुलर सरफेस होती है, और ये मेनिस्काई होते हैं और सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं इन बिटवीन। तो ये जब दोनों बोन्स, बड़ी बोन्स जो होती हैं, ये जब इनमें आर्टिकुलर सरफेस कम होना शुरू हो तो ये गैप्स जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि ग्रीन से कलर की जो दिखाई दे रही है ये कार्टिलेज है, ये मेनिस्काई हैं, और इसके ऊपर जो शाइनिंग सरफेस होती है दे आर द कार्टिलेजेस। राइट सर। वो आपको एक्सरेज में सिर्फ स्पेस की तरह, गैप की तरह नज़र आएंगे हमारे। फिर वो एक मिस कॉन्सेप्ट होता है कि जी गैप ज़्यादा हो गया, गैप आ गया जॉइंट्स में, लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि जी गैप आ गया, और ये शायद कोई मनफी चीज़ है। अच्छा, गैप आता है, लेकिन दूसरी एक जॉइंट के दो हिस्से होते हैं, एक इनर साइड होती है, एक आउटर साइड, मीडियल और लैटरल जिसे हम कहते हैं। तो जितना मैंने जैसे बताया कि मीडियल पार्ट जो होता है वो पहले ज़्यादा घिसना शुरू हो जाता है, तो इसमें गैप कम होना शुरू हो जाता है, तो आउटर साइड उसकी ओपन ऑटोमेटिकली वो ऊपर उठ जाएगी जी। तो वो समझते हैं कि शायद गैप आ गया है तो इसलिए दर्द हो रही है, लेकिन दर्द इसलिए होती है कि जो गैप खत्म होता है उसकी आर्टिकुलर सरफेस खत्म हो जाती है, और बोन टू बोन जब कांटेक्ट, अच्छा वो रगड़ खाती होंगी दोनों हड्डियां। जी हाँ, यानी कि आमतौर पर कुदरत ने वो एक बीच में एक लेयर रखी हुई है ताकि हड्डियां आपस में रगड़ ना खाएं, और जैसे आपने फरमाया वो घिस गई तो फिर वो जोड़ आपस में हड्डियां रगड़ खाती हैं, जिसकी वजह से मरीज को पेन होता है। बोन टू बोन जब कांटेक्ट आ जाएगा दरमियान में, जो आर्टिकुलर सरफेस या सॉफ्ट टिश्यूज़ या सॉफ्ट जो बोन होती है ना जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज, अगर वो ख़त्म होती है तो बोन टू बोन कांटेक्ट हो जाता है, और लोग फिर आपने देखा होगा कहते हैं जी मेरी आवाज़ आना शुरू होगी घुटनों में से, घुटने मेरे फंसने शुरू हो जाते हैं, कि दफ़ा ना लॉक होना शुरू हो जाता है, घुटना आपस में रगड़ खा के वहाँ पे इतना ज़्यादा डिजेनरेट कर जाता है कि उसमें लॉक होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए वो बेसिकली वो पेन होती है। फिर कुछ पेशेंट जैसे मैंने कहा कि आपके रोमेटॉइड आर्थराइटिस के उसमें अर्ली चेंजेस आ जाती हैं, ये तो है ना ओल्ड एज में, कि जी हम ओल्ड एज का तो वैसे तो अगर देखा जाए तो देयर इज़ नो डेफिनेशन फॉर दैट। एग्जैक्टली, कि अगर आप देखें कि जी आप डेफिनेशन ढूंढना शुरू करें तो कोई कहीं 70 लिखा होगा, कहीं 80 लिखा होगा, कहीं इसके बाद, बट दैट इज़ योर हेल्थ, कि आपने हेल्थ कैसी मेंटेन किया है। तो आपका कुछ लोग 40 की उम्र में भी सर 60 के दिखाई दे रहे होते हैं, और कुछ मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 70 साल की उम्र में भी माशाल्लाह साइकिलिंग भी कर रहे हैं। दैट इज़ ओनली कि जी उन्होंने कैसा अपना लाइफस्टाइल और अपनी मेंटेन कैसी की है सारी चीज़ें। तो मैंने बताया जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस में ये चेंजेस जल्दी आ जाती हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम आती है इसके जॉइंट के अंदर, जितनी हमारे साइनोवियम होती है, सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, वो जल्दी जो है ना डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, और अगर उसको सही तरह से एड्रेस ना किया जाए रोमेटॉइड आर्थराइटिस को, तो ये चेंजेस जल्दी आ जाती हैं। अब ये भी हमारे नाज़रीन को पता होना चाहिए, और उसमें आपको भी माशाल्लाह बताते रहते हैं आप सारी चीज़ों का, कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस का भी इलाज हमें प्रॉपरली करना है। अगर हम उसको प्रॉपरली एड्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल 100% मुमकिन है कि जी रोमेटॉइड आर्थराइटिस, या गठिया का तकलीफ जैसे कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसी तरह आपने सुना होगा जी गाउट जैसे होता है, जिसमें क्रिस्टल्स बन जाती हैं जॉइंट्स के अंदर, अगर उसको भी सही तरह से एड्रेस किया जाए तो वो भी जो चेंजेस हैं, देखें ना, आप खुद देखें कि अगर जॉइंट के अंदर क्रिस्टल्स पड़ी हों
या जैसे हम कहते हैं सैंड पड़ी हो, तो उसने जॉइंट मुदाखलत को करेंगी destroy उसमें, करना है, मुदाखलत करेंगी, destroy हाँ जी, करेगी joint जॉइंट भी को, करेंगी। जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए अगर किसी को गाउट का प्रॉब्लम है, अगर उसने अपना यूरिक एसिड चेक किया है तो उसको भी एड्रेस करना चाहिए प्रॉपरली। मकसद ये है कि अगर हम सारी चीज़ों को टाइमली लेके चलें। और सबसे बड़ा एक इशू और जो हमारे सेटअप में आता है कि ये एक चीज़ आपने सुनी होगी, सेप्टिक आर्थराइटिस, कि कुछ लोगों के जॉइंट्स में पस पड़ जाती है, और अगर उसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो वो जो पस होती है वो आर्टिकुलर सरफेस और सॉफ्ट टिश्यूज़ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है, खा जाती है तकरीबन। बिल्कुल खा जाती है। इसलिए हमें हर वक्त उस पर देखना है कि जी किसको क्या प्रॉब्लम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी को जोड़ की कोई तकलीफ़ हुई है, से विद पैसेज ऑफ टाइम है, जैसे हमने भी डिस्कस किया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसको उस तरह देखना है, रूमेटाइड है उसको देखना है, गाउट है उसको देखना है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को से स्वेलिंग हुई है जोड़ में और उसका टेम्परेचर भी हो रहा है, साथ बुखार हो रहा है, और अर्ली एज है, ओल्ड एज नहीं है, या पेशेंट डायबिटिक है, तो फौरी तौर पे उसको हॉस्पिटल में या स्पेशलाइज्ड डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना चाहिए। अगर ये हम टाइमली इसको देख लें और विद इन आवर्स इसको देखा जाए और सेप्टिक आर्थराइटिस को एड्रेस किया जाए तो वो जॉइंट सेफ हो जाए। काफ़ी हद तक काबिल इलाज है सर। बिल्कुल 100% काबिल इलाज है कि अगर आपने सेप्टिक आर्थराइटिस को प्रॉपर्ली देखें। आजकल जो हमारे पास टेक्निक्स हैं कि आर्थ्रोस्कोपिक लवा, जो डेब्रेमास करते हैं, हम बगैर इंसिजन दिए आप आर्थ्रोस्कोप डालते हैं, उसको वॉश करते हो, वॉश आउट करते हो, जॉइंट को क्लियर कर लेते हो, और फिर कई दफ़ा उसको इरीगेट करते हो, और जितना डाइल्यूट कर लेते हो इन्फेक्शन को, उतनी जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता है। तो इसलिए अगर टाइमली उसको एड्रेस किया जाए तो देर 100% उसकी रिकवरी होती है। राइट सर। अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर हम मौजू को अब हम कन्फाइन करते हैं सर ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ, क्योंकि आज का हमारा मेन मौजू यही है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में सर एक शख्स को हो रहा है तो कौन कौन से, देखें जॉइंट तो हमारे बेशुमार जॉइंट्स हैं, आम पब्लिक को पता होना चाहिए कि लातादाद जॉइंट्स हैं, और उसमें से कौन से जोड़ जो हैं सर वो ज़्यादा मुतासर होकर आपके पास आ रहे होते हैं? देखो जी, इसमें सबसे ज़्यादा तो नी जॉइंट का होता है, और उसके बाद हिप जॉइंट का होता है, ठीक है, यानी कूल्हे का और घुटने का, दो ये सबसे चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा जॉइंट, आती हैं, ठीक है। मतलब ये उंगलियां वगैरह इनके जॉइंट्स में इतना मसला इनमें नहीं है सर। ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है रोमेटॉइड आर्थराइटिस के ओके। पेशेंट्स में। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में इनमें प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, इसमें एक साइन होता है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट का, फर्स्ट इंडिकेशन जो होती है कि वहाँ पे अगर पेन किसी को शुरू होती है, दैट इज़ वन ऑफ द से पॉइंट्स कि जी जल्दी आर्थराइटिस शुरू हो गया। तो कई दफ़ा कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट फर्स्ट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, तो उसमें हमें एक इंडिकेशन मिल जाती है कि जी इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो रहा है, तो इसको टाइमली एड्रेस कर लिया जाए। तो सर ये दो जॉइंट्स ही क्यों? एक सवाल जहन में ये भी आता है ना कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में नी जॉइंट, घुटने का जॉइंट, और हिप जॉइंट, कूल्हे का जॉइंट, यही दोनों ज़्यादा क्यों मुतासर हो रहे होते हैं? अब अगर आप देखो नी जॉइंट को देखते हो आप, तो उसमें जो इसको कहते हैं वेट बेयरिंग जॉइंट, इसमें सबसे ज़्यादा वेट बेयरिंग जो होती है नी जॉइंट पे होती है। यानी कि हमारे पूरे जिस्म का वजन नी जॉइंट हमारा उठा घुटना बर्दाश्त कर रहा होता है। मैकेनिकल जिसे एक्सिस कहते हैं ना हमारे, वो मैकेनिकल एक्सिस जब चेंज होना शुरू होते हैं तो सबसे ज़्यादा लोड नी जॉइंट पे आ जाता है। मैकेनिकल एक्सिस चेंज कैसे होते हैं कि अगर किसी को से स्पाइन का प्रॉब्लम है और सही तरह से नहीं चल रहे वो, ठीक है, और एक नी के ऊपर लोड आना शुरू हो गया, और आपने ये भी देखा होगा कि पेशेंट के लिए ये भी कहते हैं कि जी हमारा एक जोड़ में क्यों इन्वॉल्वमेंट हुई, तो अल्लाह जी ने सिस्टम ऐसा रखा है कि दोनों जॉइंट्स एट ए टाइम नहीं इन्वॉल्व होते, पहले एक जॉइंट इन्वॉल्व होता है, फिर एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है। कंपेंसेटरी अल्लाह जी ने सिस्टम रखा होता है कि बंदा वो चलता रहे और अपने काम करता रहे। तो मैं बता रहा था कि मैकेनिकल एक्सेस जब चेंज होगा, या एक पेशेंट ने अपना वेट गेन किया, अब वेट गेन करने का ये है कि अगर 1 किलो आपका वेट बढ़ा है तो उसका इफेक्ट जो होना है नी जॉइंट या हिप जॉइंट के ऊपर, मैक्सिमम नी पे होता है, तो 10 टाइम्स उसका इफेक्ट होगा नी जॉइंट के ऊपर, 10 किलो के बराबर उसका इम्पैक्ट होगा। हाँ जी, इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए वेट इज़ ए मेजर इशू कि ओबेसिटी अगर किसी की है तो दैट विल बी ए मेजर पार्ट इन क्रिएटिंग द ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट। तो सादा अल्फाज में सर हम ये कह सकते हैं कि एक गाड़ी जिसमें 4 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, उसके ऊपर अगर आप 2 टन का एक कंटेनर रख देंगे तो उसके शॉक्स का जो हाल होगा वही हमारे घुटनों का हो रहा होता है। और दूसरा आपने देखा होगा कि हिप जॉइंट्स कब इन्वॉल्व होते हैं, हिप जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट ऐसी होती है वैसे कम होती है एज़ कम्पेयर टू द नी जॉइंट्स। आपने ये देखा है कि हमारे सेटअप में मिस यूज़ होता है स्टीरॉइड्स का, कि एट टाइम्स मतलब हकीम और बाकी जो लोग होते हैं जो क्वालिफाइड हकीम नहीं होते या क्वैक्स होते हैं, तो वो लोगों को स्टीरॉइड्स देते हैं। आपने देखा होगा कि स्टीरॉइड्स का इफेक्ट जिसे हम कहते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमरल हेड, कि फीमर का हेड जो है उसमें एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है कि ब्लड की सप्लाई वहाँ कम होती है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्रेस होता है वहाँ से जॉइंट, और ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस उसमें आनी शुरू हो जाती हैं। इंडिकेशन क्या होगी कि पेशेंट विल फील पेन। सबसे ज़्यादा जो इंडिकेशन, सबसे पहली इंडिकेशन होती है वो होती है पेन, कि पेशेंट विल प्रेजेंट टू यू कि जी हमें पेन हो रही है, मैं नॉर्मल रूटीन में काम कर रहा था मेरे से नहीं हो रहा, मैं नमाज, सबसे हमारे सेटअप में नमाज का इशू आता है।
अब लोग माशाल्लाह चाहते होते हैं कि जी सजदा दे के नमाज़ पूरी पढ़े अपनी, तैयाद में पूरा बैठें, लेकिन जब पेन शुरू होती है या स्वेलिंग शुरू होती है, जॉइंट में प्रॉब्लम शुरू होती है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये होता है। तो इसलिए वो फिर सीख करते हैं डॉक्टर साहब को कि जी किसी तरह डॉक्टर साहब के पास जाएँ। फिर मैं आपको यहाँ पे ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा, और फिर नाजरीन के लिए भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जी हमारे जो है ना मॉनिटरिंग नहीं होती कि इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस अननेसेसरीली लगा दिए जाते हैं। जी सर। कि जो ही पेन हुई किसी डॉक्टर के पास पहुँचे, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है या क्वालिफाइड नहीं है, जस्ट फॉर द रिलीफ ऑफ द पेन उन्होंने इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन विदाउट एनी एसेप्टिक कंडीशंस, यानी कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो उसमें ये करना होता है कि हमने अगर कोई इंट्रा आर्टिकुलर पार्ट या कोई इंजेक्शन लगाना है तो उसके लिए फुल प्रेपरेशन के साथ थिएटर में जाके उसको प्रिपेयर करके लिम्ब को फिर आप इंजेक्शन लगाएं प्रॉपर इंडिकेशन के लिए। ये नहीं कि आप आउटडोर में उसको साफ़ किया ज़रा सा स्पिरिट पैप से और उसको इंजेक्शन लगा दिए, तो उसमें डिसएडवांटेज क्या होती है कि उसमें सेप्टिक आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमारे ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये जनरली तो चलें खैर गुजरती हुई उम्र के साथ होने वाली बीमारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस आपके पास कौन सी उम्र के अंदर आते हैं और कौन सी सिन्फ इससे ज़्यादा मुतासर हो रही होती है? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया आमिर साहब। देखिए हमारे पास ये तो किसी भी एज पे आ सकते हैं से, मगर कॉमनली जो होता है वो आफ्टर 30 इयर्स के बाद प्रेजेंट होते हैं। और जो जेंडर है मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे सेटअप में फीमेल जो है ना वो दे आर मोर इन्वॉल्व। उसकी बेशुमार वजूहत हैं, एक तो ओबेसिटी इज़ द मेजर इशू, दूसरा है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज कोई नहीं होती उनकी, प्रॉपर उनकी डाइट मेंटेन नहीं करती, कई दफ़ा कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट्स होते हैं, फिर कई ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती भी घर में ही हैं ख़वातीन की, डोमेस्टिक कई दफ़ा नॉर्मल यूज जैसे बहुत ज़्यादा नीचे बैठना, सिटिंग करना। और फिर दूसरा ये होता है कि हमारे जैसे माँ बहनें हैं पोस्ट मीनोपॉज़ल एज ग्रुप में जब वो पहुँचती हैं तो उन्हें कैल्शियम विटामिन डी और सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, जो हमारे उसमें सेटअप में नहीं मिल रही होती। अब तो अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कि लोग उसको ट्रीट करते हैं प्रॉपरली, और अगर उसको एड्रेस किया जाए तो उसको बहुत फ़ायदा होता है फीमेल्स में स्पेशली, कि अगर उनमें अगर इस चीज़ को हमने कम करना है। और दूसरा ये होता है कि हमारे यहाँ ये भी है कि फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा जल्दी प्रेजेंट भी नहीं होती, डॉक्टर साहबान के पास जल्दी जाती भी नहीं, वो घर में जो गफलत हो जाती है, जी हाँ वही करते रहते हैं, तो इसलिए उनके जोड़ जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अच्छा सर, एक स्टडी मेरी नज़रों से गुजरी जो साउथ एशिया पर हुई, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर, और बड़ी तशवीशनाक उसमें फाइंडिंग ये आई कि हमारी 78% पॉपुलेशन, जो कि दोनों मुल्कों से ज़्यादा है, वो विटामिन डी की कमी का शिकार है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस पेशेंट का भी विटामिन डी हम करते हैं तो उसमें नॉर्मली कम होता है, लेकिन ओवर द टाइम मैं देख रहा हूँ कि 2-3 साल में इस पर इतनी अच्छी अवेयरनेस और इतने लोगों ने इस पर काम किया है कि उसमें, और हमने इस पर काफ़ी स्टडीज़ भी करवाई, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी इसके ऊपर पेपर्स हमने पब्लिश किए। हमारा जो था अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स में हमारा पेपर भी, मेरा और हमारे दूसरे डॉक्टर साहबान उनका प्रेजेंट हुआ। तो ये चीज़ें हमने बहुत क्विकली इसको किया, इसके अंदर चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और अब ये देखा गया कि अगर किसी के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो उसके जोड़ों का जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ जाता है, और अगर हम उसको सही तरह से ट्रीट करें तो जो रिकवरी टाइम होता है हमारा आफ्टर द सर्जरीज और बाकी चीज़ों के, वो बहुत अच्छा होता है। उसकी वजूहत वही है कि एक्सरसाइज हमारे यहाँ सेटअप नहीं है, हमारे सोने जागने की रूटीन्स बड़ी ख़राब हुई हुई हैं। अब आजकल वैसे आई एम वेरी हैप्पी कि गवर्नमेंट ने जो 9 बजे वाला रूल किया है अप्लाई, कि रात को सारी मेडिसिन और दुकानें जो बंद हो जाएंगी, वो अच्छा एकदम है, मैं तो ये कहूँगा बहुत ही हेल्दी है। मैं उस दिन एक मिल रहा था एक जगह पे किसी से शॉपकीपर पे, तो कहता है सर शुक्र है अब हम अपनी फैमिली घर को टाइम भी दे सकते हैं, पा रहे हैं, अदरवाइज हम घर पहुंचते थे तो बच्चे सोए होते थे, 12 बजे पहुंचते थे, फैमिली सोई होती थी, सुबह जब निकलते थे वो स्कूल जा चुके होते थे। तो ये बड़ा अच्छा एक इकदाम है। तो जो डिस्कस हो रही थी विटामिन डी की कि अगर हम उसको देखा जाए कि हमें एक्सरसाइज, अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज, वो कहते थे जो था अर्ली मॉर्निंग की एक्सरसाइजेज जो होती हैं दे आर द बेस्ट एक्सरसाइजेज। यस। और अगर वो की जाए वहाँ पे विटामिन डी जो हमें अर्ली मॉर्निंग जो सन और वो मुफ्त मिल रहा है सर, धूप की सूरत में, हमारे जैसे मुल्क में जहाँ इतना सूरज निकलता है तो वो डूबने का नाम ही नहीं लेता। और अगर ये देखें कि आपको प्रॉब्लम है विटामिन डी की, किसी को हो गई है, तो हमारे यहाँ इजीली विटामिन डी बड़ी अच्छी डोजेज में अवेलेबल होता है। exactly, वो आप कुछ अर्से के लिए लें, फिर अपना विटामिन डी रिपीट कर लें, अगर वो सही है तो उसको मेंटेन कर लें। और स्पेशली ऑस्टियोपोरोटिक जो फीमेल्स हैं उसमें अगर सप्लीमेंट देते जाएँ सारी चीज़ें, तो उनका एक जो मेजर पार्ट हमें जो ज़रूरी होता है कि फ्रैक्चर प्रिवेंशन प्रोग्राम बहुत अच्छा हो जाता है, कि अगर आप उन्हें सप्लीमेंट्स दे रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए तो उनकी बोन्स टूटने से बच जाती हैं, और अगर एक बोन का फ्रैक्चर हो जाए तो आप समझ सकते हो कितनी पेनफुल कंडीशन। एग्जैक्टली सर।
अच्छा सर, अब ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक पेशेंट आपके पास आता है जो अलामात आपने बताई उन्हीं अलामात के साथ आया, एज ब्रैकेट भी वही है, वज़न भी ज़्यादा है। अब आप उसकी तशख़ीस के लिए कंफर्म करने के लिए कौन कौन से बैटरी ऑफ टेस्ट यूज़ करते हैं? देखिए हमें पहली बात तो ये है कि हमें हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें देखना है कि किस टाइप का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कि आर्थराइटिस की टाइप इसमें क्या है, क्या ये रोमेटाइड है, गाउट है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है, या कोई और जो ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस जिस हमने डिस्कस किया। ये तो हम हिस्ट्री में उसको डिटेल पूछना चाहिए, और पेशेंट के साथ टाइम लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि डॉक्टर काउंसलिंग जी काउंसलिंग तो बाद में हम करेंगे, लेकिन पहले तशख़ीस करने के लिए डॉक्टर साहब का काम ये है कि उनके साथ टाइम लगाएं और पेशेंट की सारी बात सुने, और इवन यहाँ तक सुने कि जी उन्हें नमाज से लेके उनके टॉयलेट तक का सारी चीज़ें पूछनी चाहिए उन्हें कि जो कैसे यूज़ कर रहे हैं, पहले कैसे यूज़ कर रहे थे और अब कैसे यूज़ कर रहे हैं, ताकि आप सही तरह से उसको एड्रेस कर सको। अब आ जाते हैं, अगर तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो फिर तो हमें ये चाहिए कि इसका बेसिकली हमें किसका करते हैं, अगर नी जॉइंट का है तो इसमें एक स्टैंडिंग एक्सरेज करते हैं। जो भी हमने बात की ना गैप की, तो उसमें हम चेक कर लेते हैं, जब स्टैंडिंग एक्सरे करते हैं या वेट बेयरिंग एक्सरे करते हैं तो हम देख लेते हैं कि उसका मैकेनिकल एक्सिस चेंज हुआ है, उसमें गैप जो है मीडियल और लेटरल साइड पे वो क्या चेंजेस आई हैं उसमें, तो उसको हम देखते हैं सारा। एक तो एक्सरे हो गया सर खड़े होकर, और फिर उसका लाइंग एक्सरे भी होता है। फिर हम इसका इसलिए करते हैं सारे एक्सरेज कि जब हमने सर्जरीज करनी होती है तो इन्हीं एक्सरेज के साथ हमने टेम्पलेटिंग करनी होती है, जिसे हम कहते हैं प्री ऑपरेटिव प्रेपरेशन करनी होती है, सारी तैयारी उसके ऊपर। दूसरा ये कि अगर फिर से पेशेंट का रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो फिर हम उसका बेसिक उसका ब्लड पिक्चर सारी हमारे पास होनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि उसके लेवल्स क्या हैं, टीसीसीपी का लेवल क्या है, ESR कितना है, आर फैक्टर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सीरो पॉजिटिव है, नेगेटिव, जो कुछ भी है उसका, तो सारी चीज़ें आपने देखनी है। इसी तरह गाउट है तो उसमें सीरम यूरिक एसिड, जी तो ये बेसिक टेस्ट हमारे पास होने चाहिए। यानी कि कुछ खून के टेस्ट हो गए और कुछ एक्सरे हो गए अकॉर्डिंग टू योर जो आपने हिस्ट्री ली थी उसके मुताबिक। फिर अगर किसी पेशेंट में से कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है कि उसका ACL का प्रॉब्लम आ गया, मेनिस्कस का प्रॉब्लम, उसमें फिर हमारी इंडिकेशन बन जाती है आफ्टर द एग्जामिनेशन कि आफ्टर योर प्राइमरी डायग्नोसिस कि जी इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, देन यू कैन आस्क फॉर द MRI। कुछ लोगों में जैसे ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस है उसमें हमें 3D CT स्कैन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम देखें कि 3 डायमेंशनल उसका CT स्कैन करके देखें कि उसकी आर्टिकुलर सरफेस कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आया हुआ है, और जब आपने उसको एड्रेस करना है तो आपने उसको किस तरह से एड्रेस करना है। सो आपकी ये चीज़ें आपकी बड़ी कम्प्लीटली आपने उसको पूरा करना है। अच्छा सर, ये तो हो गया डायग्नोसिस कि हमने ये उससे हमें पता चल गया कि जोड़ की सोजिश की कौन सी किस्म है, जाहिर बात है कि उसका इलाज उसी मुनासबत से होगा। जी बिल्कुल। और सेप्टिक आर्थराइटिस को भी ज़हन में रखना है कि अगर किसी का ऑल ऑफ ए सडन ये हुआ है तो उसमें हमें ब्लड CP करके, TLC काउंट करके, CRP करके, इन्फेक्टिव मार्कर्स करके देखना है कि क्या ये सेप्टिक आर्थराइटिस तो नहीं है। अच्छा सर, अब डायग्नोस हो गया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है, अब तरीके इलाज हमारे पास क्या है? सबको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है या कुछ को खाने वाली दवाइयाँ देते हैं, कुछ को जोड़ों में इंजेक्शन देते हैं और कुछ को फिर जोड़ की तब्दीली आप एडवाइस करते हैं? अच्छा, अब हमें अगर हम स्पेसिफिकली आमिर साहब के हमारा प्रोग्राम का ज़ाहिर है कि दुरानिया इतना होगा कि हम उसमें अपने आप को लिमिट करें। इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की 4 टाइप्स होती हैं, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। 1 में बिल्कुल मिनिमल चेंज होती है आर्टिकुलर सरफेस की या साइनोवियम की, और इब्तदाई स्टेज है। 1 और 2 इज़ प्राइमरी स्टेज। 3 और 4 में जो होती है हमारी आर्टिकुलर सरफेस ज़्यादा डैमेज हो जाती है, जॉइंट स्पेस ज़्यादा कम हो जाता है, तो उसमें हमें इलाज डिफरेंट होता है। जो स्टेज 1 है उसमें हमें एक वही पहले बात आ जाती है कि अगर उसका वेट ज़्यादा है, वेट कम करने के लिए उसको एडवाइस करें, माइनर एनाल्जेसिक्स दें, ऐसी एनाल्जेसिक्स दें जो उसके बाकी सिस्टम को ख़राब ना करें, कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स दे दें कि उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाए, गैस्ट्रिक अल्सर्स हो जाएँ। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट से पूछ के आपने उसको एक देनी है। आजकल ऐसी अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं जिसमें ये हमारी होती है ना गैस्ट्रिक कोटेड मेडिसिन आ जाती हैं, तो उसमें आप देते हो तो उसमें एक तो पेशेंट की पेन रिलीव हो जाती है, दूसरा एट द सेम टाइम अगर पेशेंट मैदे को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, सबसे अच्छी बात बाकी सिस्टम को देखना है कि वो लिवर को डैमेज ना करें। अच्छा, पहली 2 स्टेजेस तो सर हो गए कि तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली जी प्लस मेडिकेशन जी, और ग्रेड 2 और ग्रेड 3 और 4 के अंदर सर फिर क्या हमें देना? 3 और 4 में देखो जी उसमें हमारी आ जाती हैं कई दफ़ा ना, अगर हमें कोई सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है, जॉइंट स्पेस कम हो रही है, तो कई दफ़ा हम मैकेनिकल एक्सेस चेंज कर देते हैं विदाउट रिप्लेसिंग द जॉइंट। अब इसमें लास्ट जो होता है ना ग्रेड 4, जो उसमें तो रिप्लेसमेंट की बात हम बाद में करेंगे कि जिसमें कैसे रिप्लेस करते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें साल्वेज प्रोसीजर्स कहते हैं कि हम छोटा प्रोसीजर करके मैकेनिकल एक्सेस उसका चेंज कर लेते हैं, तो उसके जॉइंट के जो गैप्स होते हैं वो नॉर्मल आ जाते हैं, तो पेशेंट का काम सही चलना शुरू हो जाता है। जो आप इंजेक्शंस की बात कर रहे थे, एक तो पहली बात यह है कि अननेसेसरीली स्टीरॉयड इंजेक्शंस इनटू द जॉइंट्स नहीं देने चाहिए, दे डैमेज द आर्टिकुलर सरफेस। क्विकली वो थोड़ी देर के लिए आराम तो पेशेंट को आता है, लेकिन दे डिस्ट्रॉय द आर्टिकुलर।
आजकल जो बाकी हमारी जो से कार्टिलेज प्रोटेक्शन में आई हुई हैं, जैसे सिन जो होती हैं जो आर्टिकुलर कार्टिलेज को रीजनरेट करती हैं, वो मेडिसिन आर्टिकुलर दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि जी आप स्टीरॉयड देना शुरू कर दें। तो इसलिए इंजेक्शंस का बड़ा केयरफुली डिसाइड करना है। और जैसा कि मैंने पहले अपने शुरू में बताया, अगर आपने किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है तो उसको प्रॉपरली एसेप्टिक कंडीशन, प्रॉपर एक हॉस्पिटल वाली कंडीशन में, जिससे ऑपरेशन थिएटर में तमाम। अब आ जाते हैं हम ग्रेड 4 पे। अच्छा सर, वक्फे पे जाने से पहले आपने फरमाया कि स्टेज 4 के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट में नुकसान इतना ज़्यादा हो गया कि जोड़ की तब्दीली ही शायद एक हल रह जाए। अब आम पब्लिक को जो तासुर जाता है ना, मैं भी बीइंग ए डॉक्टर जब डिस्कस करता हूँ तो वो समझते हैं कि शायद हड्डी को नीचे से काटा जाएगा, ऊपर से काटा जाएगा, जोड़ के दोनों हड्डियाँ कटेंगी, पुराना जॉइंट निकाल कर बाहर रखा जाएगा और उसकी जगह कोई नया जॉइंट डॉक्टर साहब लगा देंगे। बड़े ज़्यादा खौफज़दा होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सर आप ये प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दें कि जोड़, आर्टिफिशियल जोड़ में क्या चीज़ डालनी होती है हमने। डॉक्टर आमिर, बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, और ये क्वेश्चन रोज़ और कई दफ़ा पूछा आप तो फेस करते होंगे सर। तो इसलिए मैं बड़ा खुश हुआ कि आप माशाल्लाह इतने नॉलेज आपका है कि सारी चीज़ें आप उसको अच्छी तरह से लेके चलते हैं। अच्छा, हमें इसमें पूरा जो कहते हैं ना हम कि जी आप कई दफ़ा होता है कि डॉक्टर्स क्विकली कहते हैं कि जी आपको जॉइंट चेंज करना पड़ेगा। तो जॉइंट चेंज करना इज़ नॉट कि जी आपने जोड़ को ऐसे काटा जैसे आपने कहा और कर दिया। इसमें हमें सिर्फ करना ही होता है कि आर्टिकुलर सरफेस जो चीज़ डैमेज हुई होती है उसको रिप्लेस करना होता है। जैसे मैंने भी आपको मॉडल दिखा रहा था, ये वाला मॉडल जी सर, इसमें हमें सिर्फ ये करते हैं हम कि साइड से पैरापैटेलर इंसिजन दे के थोड़ा सा, तो 8 to 10 सेंटीमीटर्स का इस जॉइंट के ये बोन को ऐसे इवर्ट कर लेते हैं हम, और ये जो आर्टिकुलर सरफेस फीमर की और ये जो टिबिया की डैमेज हुई होती है इसकी हम रीसर्फेसिंग कर लेते हैं। अब आप समझ लें कि मैंने ये यहाँ से छोटा सा इंसिजन दिया 8 to 10 सेंटीमीटर, हार्डली इतना 8 to 10 सेंटीमीटर इतना बनता है। इसे पैरापैटेलर इंसिजन कहते हैं। दे के हमने उसका फायदा, उनकी जो हड्डियों की सरफेस है सतह है उसको आपने तैयार किया, उसको तैयार कर लिया, अकॉर्डिंग टेम्पलेटिंग करते हैं। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हमें इसके लिए प्रॉपर प्रेपरेशन करके फिर, और जॉइंट रिप्लेसमेंट इज़ नॉट ए सिंपल थिंग कि जी हम कहें कि ये पहली बात तो ये आप फिर इसको समझें कि जी इसको हमने इसको माइनर से उसके करके। दूसरा, हम इसमें सिर्फ ये करते हैं कि ये जॉइंट जैसे है, ये इसकी आर्टिकुलर सरफेस ये हमें नज़र आ रही है कि ये जो शाइनिंग सरफेस होती है ये आपके जब एक्सरेज देखते हो तो ये ऐसा सिचुएशन होती है पेशेंट की, मुझे कहते हैं। ठीक है जी, एक तरफ से गैप आ गया, हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो होता है आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है जी, इसमें आप ये देखें कि हमने ये टिबिया की आर्टिकुलर सरफेस को चेंज करते हैं और ये हम उसकी फीमर की आर्टिकुलर सरफेस को, ये टांग के ऊपर वाली हड्डी है और वो नीचे वाली है, ये चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद आप ये देखें कि सिर्फ हमने उसका ये जो शाइनिंग सरफेस थी इतनी चेंज की। चेंज क्या की, उसमें रीसर्फेसिंग कर दी कि जहाँ जहाँ से वो ख़राबी थी उसको क्या करके। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आप ये देखें कि ये दो हमने चेंज किए हुए फ़र्ज़ करो, तो इसमें एक तो मैकेनिकल एक्सिस आपका बिल्कुल ठीक हो गया, दूसरी ये कि मूवमेंट्स 100% स्मूथ हो गई मूवमेंट्स आ जाती हैं। और नॉर्मली जो आजकल जो इसके हमारे पास इम्प्लांट्स होते हैं, ये भी मैं आपसे आपके प्रोग्राम के तवसत से नाज़रीन तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के जो फैक्टर्स हैं, मेजर फैक्टर्स, वो ये होते हैं कि 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने कोई इमारत खड़ी करनी है, कमरा खड़ा करना है, तो उसमें 4 पिलर, 4 दीवारें होती हैं। पहली दीवार होती है पेशेंट, जैसा हमने भी डिस्कस किया कि पेशेंट की हिस्ट्री और प्रॉपर एग्जामिनेशन। अगर कोई डायबिटिक है, उसको कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो पहले उसको सारी चीज़ें एड्रेस की जाए। ये जो होता है जॉइंट आर्थोप्लास्टी जिसे हम कहते हैं या रिप्लेसमेंट कहते हैं, ये दिस इज़ ए इलेक्टिव प्रोसीजर, दिस इज़ नॉट एन एमरजेंसी प्रोसीजर कि जी एमरजेंसी आप इंतजार कर सकते हैं कि पेशेंट स्टेबल हो जाए फिर कर लें। पेशेंट को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई अपना ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, कोई और प्रॉब्लम है, तो पहले उसको एड्रेस करें। नंबर फर्स्ट पिलर जो है। सेकंड पिलर इज़ डॉक्टर्स ट्रेनिंग, कि डॉक्टर को अपना काम आना चाहिए सही तरह से। ये नहीं कि जनाब अभी उसको कुछ पता नहीं और उसने डॉक्टर का स्किल भी आ गया सर, उसका स्किल आ गया। थर्ड थिंग इज़ कि जी जो इम्प्लांट आप यूज़ कर रहे हैं दैट शुड बी द बेस्ट इम्प्लांट। हमारे पास अब इतने अच्छे इम्प्लांट्स फॉर द लास्ट सो मैनी डेकेड्स, अब 2-3 डेकेड से तो मैं भी कर रहा हूँ इसको, अच्छी क्वालिटी के इम्पोर्टेड जो इम्प्लांट्स होते से अमेरिकन है, यूके बेस्ड हैं, ये चीज़ें सारी देखनी पड़ती हैं। और फिर ये देखना पड़ता है कि उस इम्प्लांट की हमें एफिकेसी कैसी है। ये नहीं कि हमने जस्ट उसको अंदर उसके लगा दिया, री इम्प्लांट कर दिया और उसका ख़त्म। हमें पेशेंट जब प्रेजेंट होता है बेसिकली वो पेन के साथ प्रेजेंट होता है, और अगर किसी की पेन हर वक्त है, बैठे उठे लेटे, देन दैट इज़ द इंडिकेशन कि हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट करना है। तो थर्ड आ गया आपके पास इम्प्लांट, कि आपने अच्छा इम्प्लांट सबसे अच्छा यूज़ करना है। क्वालिटी आजकल फुल बेंडिंग वाले इम्प्लांट, जैसे नमाज़ पढ़ने वाले जो होते हैं ना, जिसके साथ हम फुल बेंड करके नमाज भी पढ़ सकते हैं, वो इम्प्लांट भी आ जाते हैं, अवेलेबल हैं फॉर द लास्ट सो मैनी डेकेड्स।
और फोर्थ इज़ के जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे इसकी रिप्लेसमेंट होनी है, दैट शुड बी द थिएटर्स, दैट शुड बी द बेस्ट। अगर ये 4 चीज़ें सही हैं तो आपका ये जॉइंट रिप्लेसमेंट इज़ फर्स्ट क्लास और आप इफेक्टिव है। अदरवाइज अब देखें ना, लोग क्यों कहते हैं कि जी हम बड़े तंग हो गए, इसलिए कि वो जॉइंट रिप्लेसमेंट सही नहीं होगी, तो दैट विल गो अराउंड। इसके लिए इन 4 फैक्टर्स को मद्देनजर रखना पड़ता है। और अगर आप देखते हो कि जी एक मोहल्ला है, एक गांव है, उसमें किसी की रिप्लेसमेंट हुई, बहुत अच्छी हुई, वो सबको बताएगा जी मैं तो अगले दिन चलना। और सबसे ज़्यादा ब्यूटी इसकी ये होती है कि पेशेंट अगले दिन चलना शुरू कर देता है, कि इसके ऊपर फुल वेट बेयरिंग डाल के चलना शुरू कर देता है नी जॉइंट के ऊपर। अच्छा सर, ये ऑपरेशन होता कितनी देर का और पेशेंट को कब आप डिस्चार्ज कर देते हैं? इसमें देखें हमें ये टोर्निके के अंदर करना होता है और उसमें एक लिमिटेड टाइम होता है 90 मिनट्स का टोर्निके का, कि उसके अंदर हमें टोर्निके को रिलीज़ करना होता है। तो नॉर्मली इन गुड हैंड्स जब हम करते हैं तो 70 to 80 मिनट में बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट हो जाती है। इससे अर्ली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपरली कर रहे हो तकरीबन 1.5 घंटा सर हम 70 to 80 मिनट्स लगते हैं। और अगर आप बाइलेटरल कर रहे होते हैं तो इन एंड आउट 2.5 आवर to 3 आवर्स लगते हैं दोनों जॉइंट्स के ना। तो उसमें प्रॉपरली होता है कि टोर्निके लगा के करना है तो इसमें करते हैं। तो ये सूरत हाल होती है। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर हम इसका प्रॉपर रिप्लेसमेंट हुई है तो वो सारी जगह पर जाके जी मेरा तो बहुत अच्छा हो गया काम। अच्छा, इसका मतलब है सर कि अगर अच्छे तरीके से वो जो 4 पैरामीटर्स आपने बताए उनको उसके मुताबिक अच्छे तरीके से ऑपरेशन हो गया तो पेशेंट बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। बिल्कुल नॉर्मल, उसके कोई ऐसा इशू नहीं, वॉक भी कर सकता है, नमाज भी पढ़ सकता है। उसका जो डिफॉर्मिटी थी वो करेक्ट हो जाएगी, पेन करेक्ट हो जाएगा, नमाज अगर पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। लेकिन बेसिक जो हमारे देखने में आता है कि कई दफ़ा लोग हेजिटेट करते हैं कि बेंड करने में, फिर भी हेजिटेट करते हैं। लेकिन बेसिक जो उसका होती है प्रॉब्लम कि पेन की, दैट इज़ रिलीव्ड। जब पेन नहीं होगा तो इंसान फिर अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में अगर किसी ने रनिंग करनी है, वॉक करनी है, वो दैट इज़ बी देयर। अच्छा सर, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी आपने मुफीद गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया कि आपने मॉडल्स को यूज़ करके अवाम को समझाने की कोशिश की। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के मौजू के मुनासबत से आप हमारे जो अवामुन नास प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको टेक होम मैसेज आखिर में क्या देना चाहेंगे सर, प्लीज़? डॉक्टर आमिर, मैं शुक्रगुज़ार हूँ सच टीवी का, और स्पेशली आपने मुझे इनवाइट किया। मैं देख रहा था आपका सारा पिछला जितना रिकॉर्ड था मैं वो अपने देखा मैंने, कि आप इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो जितने भी मेडिकल इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस कर रहे हो, और दैट इज़ ए ग्रेट ब्लेसिंग फॉर आवर जो है हमारी नेशन के लिए, हमारी आवाम के लिए, सारों के लिए। मैं एक तो आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा और मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप इसको कंटिन्यू करें और अच्छे तरीके से इसको और ज़्यादा जितनी भी हमारे लेटेस्ट गाइडलाइंस होती हैं किसी भी बीमारी की वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि जी नॉर्मली अब तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं कि मेडिकल स्टोर से ही लोगों को दवाई मिल जाती है, दैट इज़ रॉन्ग। तो इसलिए लोगों को प्रॉपर अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए प्रॉपर जगह पे जाना चाहिए और प्रॉपर तरीके से उसका इलाज करना चाहिए। और दूसरा, जैसा कि आप आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, हम आज के प्रोग्राम में सिर्फ आर्थराइटिस की, तो जैसा हमने डिस्कस किया कि इसके जो मेडिकल इश्यूज़ हैं उसको प्रॉपर्ली एड्रेस करें, टाइप ऑफ आर्थराइटिस का पता होना चाहिए, और उसके बाद जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिस तरह हमने डिस्कस किया कि जो ओबेसिटी अगर है तो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें। एक्सरसाइज का मेजर रोल है सारी चीज़ों में, बोन्स की हेल्थ में, जॉइंट्स की हेल्थ में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। अपनी डाइट को एक बैलेंस डाइट की तरह लेके चलें, ये नहीं कि बस कहना जी मैंने आज ही खाना है और उसके बाद नहीं खाना। तो ये काइंडली कोशिश करें सारे। मैं अपने नाजरीन से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। नो डाउट कि सारे लोग मसरूफ़ होते हैं, बट ट्राई टू गेट सम टाइम आउट ऑफ योर बिजी स्केजुअल कि 15-20 मिनट निकाल के एक्सरसाइज कर लें ताकि आपके आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजर सके। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो प्लीज़ ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉपर सर्जन, प्रॉपर डॉक्टर जिसके पास आप जाएं और जाके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें। अच्छे डॉक्टर वही हैं जो आपको टाइम दे के आपकी बात सुने और उसको उस तरह से एड्रेस करें। सर बहुत शुक्रिया। आखिर में नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर रियाज़ अहमद का मशकूर हूँ कि इतने अच्छे मौजू के ऊपर इतनी अच्छी मुफीद मालूमात आपसे इतने सादा फ़हम अल्फाज में शेयर की। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। This program was brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited.